हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हमने आप लोगों के लिए क्लास 10th का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं। जो हम लोग पीछे 2 क्लास कर चुके हैं और ये तीसरा क्लास होने वाला है। तो अगर आप लोग शुरू से नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए, आपको तभी ये क्लास समझ में आएगा। क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर एक बच्चा को, यानी जो बहुत कमज़ोर बच्चा भी होगा ना, उसको भी समझ में आएगा। तो हम लोग मतलब शुरुआत से स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग जरूर कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, जो प्राइवेट ग्रुप है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मतलब मैसेज कीजिए और अपना नाम और अपने क्लास का नाम भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि वहाँ पर हर एक तरह की PDF आपको मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, इसीलिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9661384456। आप इस नंबर को याद रखें और इसको सेव करके उस पर अपना नाम और जिस क्लास के आप स्टूडेंट है वो भेज दीजिए, आपको हम ज्वाइन कर देंगे ताकि आपको हर एक सुविधा मिल सके। अब देखिए, अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोग पीछे वाले क्लास को छोड़े हुए थे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पूरे जितनी संख्या पद्धति में जितनी नंबर होती है, जितनी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम अभाज्य भाज्य, हर एक चीज़ों को एकदम सरल भाषा में हम लोग जाने। लेकिन अब हम लोगों को चैप्टर की बात करना है, यानी जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में अब बात करना है। क्योंकि अब सिलेबस में भी कुछ हम लोगों को जान लेना है। तो देखिए, हमने आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दिए थे। तो अब देखिए, वहीं से अब स्टार्ट हो जाता है अपना चैप्टर। ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसी को 2 भागों में बांटा गया। वही दोनों भाग जो हम बताए थे आप लोगों को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है पूरे एकदम डिटेल से। तो अब देखिए, परिमेय संख्या हम लोग जान लिए थे कि जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में। लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू, और Q कैसा पूर्णांक होना चाहिए? धन पूर्णांक, यानी नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जान लिए थे। अब लेकिन एक बात करते हैं हम लोग। देखिए, परिमेय संख्या जो होता है ना, उसका दशमलव प्रसार, दशमलव जानते हैं कि कोई भी संख्या के बीच में जब बिंदु आ जाए, यानी दशमलव आ जाए, तो उसी को हम लोग दशमलव संख्या बोलते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, वो कैसा होता है? या तो शांत होगा या अशांत होगा। क्या होगा? शांत होगा या अशांत। आवृत्ति इसमें लग जाता है। अब देखिए, इस आवृत्ति का मतलब समझिए। आवृत्ति मतलब वही संख्या रिपीट होगा, समझ गए। जैसे देखिए, 4.2 ऐसे इस पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? 4.222, ये मतलब आता ही। तो इस प्रकार की संख्या कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। लेकिन ध्यान रहे, जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति। अब देखिए, अनावृत्ति का मतलब क्या? जो नॉन रिपीटिंग है। कहने का मतलब क्या? देखिए, 6.72345 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या? वो रिपीटेड नहीं है। कहने का मतलब अलग अलग संख्या आएगा। जबकि जो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, उसमें क्या होगा? तो मतलब एक ही जैसा संख्या बार बार आएगा। तो इसीलिए आवृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति का मतलब समझ गए। अनावृत्ति मतलब वही संख्या रिपीट नहीं होगा, बार बार संख्या बदलते रहेगा। लेकिन आवृत्ति का मतलब वही संख्या क्या होगा? आता रहेगा। तो देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो शांत हो जाएगा, यानी कट जाएगा। जैसे 4/2, 2 हो गया, तो ये तो हो गया शांत। अब ये वाला देखिए, जैसे 3/7, इसको भाग दीजिएगा तो ये अशांत होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कटेगा ही नहीं। तो ये अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो वो सब संख्या, जैसे √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जब इसको हम लोग दशमलव रूप में बदलेंगे तो ये सारा का सारा कैसा होगा? अशांत अनावृत्ति। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, इसीलिए इन सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, वास्तविक संख्या में मतलब हम लोग को यहीं से शुरुआत करना है। लेकिन अब सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है इस चैप्टर में है क्या सर। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट हैं, हम हर एक पॉइंट को आप लोगों को बता देते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में। आप जब मैथ को उलटिएगा तो सबसे पहले आपको वही वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषा को हम लोग पीछे वाले क्लास में जान लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और उसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसका आप लोग चिंता न करें। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए और हम आगे की चीजों को जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है ना वही है एल्गोरिदम। ध्यान से सुनिएगा, ये एल्गोरिदम क्या है। देखिए एल्गोरिदम इसका मतलब ये होता है कि कोई भी समस्या है ना, कोई भी प्रॉब्लम जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, चाहे कोई भी सवाल या क्वेश्चन कुछ भी हो, उसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसको क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप, यानी चरणबद्ध प्रक्रिया से। तो देखो किसी भी चीज को जब हम क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यानी चरणबद्ध तरीके से किए गए सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम। कोई दिक्कत? देखिए ये पॉइंट है मैथ का, वर्ड है, थोड़ा समझ लीजिए। एक है लेमा, एक वर्ड क्या है? लेमा या प्रमेयिका, इसी को कहते हैं। तो देखिए ये लेमा और प्रमेयिका क्या है? तो लेमा या प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि कोई भी कथन जो है ना वो ऑलरेडी सिद्ध है। मतलब लेमा या प्रमेयिका क्या होता है? तो वो सिद्ध कथन होता है, बस हमको क्या होता है? उसको सिद्ध करना होता है। वो पहले से ही सिद्ध है लेकिन हमको सिद्ध करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब बॉय है और कोई गर्ल है। अगर कहेगा कि बताइए कि ये बॉय है या गर्ल है, मतलब किसी लड़के को अगर खड़ा कर देगा, बोलेगा बताइए कि ये लड़का है या लड़की है, तो हम लोग देखिए ये सिद्ध है कि ये लड़का है, लेकिन हम लोग को बोलेगा प्रूफ करने के लिए। तो जब प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करते हैं? उसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मान करके फिर उसके गुणों को व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि गुण मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर ये असत हो जाता है, यानी वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। तो बस वही चीज है ये लेमा या प्रमेय का मतलब क्या कि मतलब कोई सिद्ध कथन को हमको फिर से सिद्ध करना होता है। तो देखिए लेमा या प्रमेय का क्या हो गया? सिद्ध कथन हो गया। मतलब लेमा या प्रमेय का क्या है? सिद्ध कथन है, जिसको हमको सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हमको आगे की चीज को जानना है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा मस यानी महत्तम समापवर्तक, मस जिसको हम लोग HCF इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हो गया महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर ही इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक हम लोग सबसे पहले भाग विधि पढ़ते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक कितना विधि से पढ़ना है हम लोग को पता है? 3 विधि से पढ़ना है। कितना विधि से? 3 विधि। अगर आप लोगों को हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिविजन हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एकदम अच्छे से जान लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए तो पहला विधि होता है भाग, ठीक है। दूसरा हो गया गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। और तीसरा विधि जो है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो भाग एल्गोरिदम की सहायता से पढ़ना है। भाग एल्गोरिदम की, यानी 3 प्रक्रिया द्वारा हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी भाग एल्गोरिदम में थोड़ा इस भाग वाले का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? भाग विधि, फिर गुणनखंड विधि, फिर भाग एल्गोरिदम विधि। तो तीनों विधि को एकदम मजे से सीखेंगे। बस आप लोग कंसंट्रेट करके देखते रहिए और कॉपी पेन लग करके इसको फिर से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग किस विधि से बनाएंगे? तो भाग विधि से। इस साइड बनाते हैं हम कौन सा विधि? भाग विधि। ध्यान से देखिएगा। देखिए भाग विधि में हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कि ये 24 और 36 का बोल देगा मौसम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मौसम। तो इन दोनों में देखिए बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन? तो 24। 24 को ले लेंगे। बड़ी कौन? 36। इसमें भाग दे देना है 24 से। ठीक है, तो 24 का 24 कितना बचा? तो 2 1। अब इस 12 से क्या करना है? इस 24 में भाग देना है। ऐसे देखिए इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो 12 दूनी 24। अब कितना बचा? 0। अब बचा नहीं, यानी कितना से कट गया? तो 12 से। तो इसका मतलब मौसम कितना हो गया बच्चों? मौसम यानी 12, यानी HCF कितना हो गया? 12। तो देखिए ये था भाग विधि। ठीक है, इसी को अब हम गुणनखंड विधि बनेंगे। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब देखिए इस बगल में हम बना रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा ये बनाने में। अब देखिए इस 24 को सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल दे। ठीक है, 24 का गुणनखंड निकालिए। 2 12, 2 6, 2 3 और 3 का 3। कोई दिक्कत? तो देखिए 24 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब निकालते हैं 36 का
गुणनखंड। देखिए गुणनखंड विधि में ऐसे किया जाता है, पहले अलग अलग गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 18, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। देखिए तो निकल गया। अब 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमको दोनों में देखना होता है कि कौन कौन सेम आ गया, यानी सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो, बस उसमें से एक को ले लेना है। देखिए जैसे ध्यान दे दीजिए 24 और 36 में क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1 2 मिल रहा है, फिर 1 2 मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, जोड़ा बस हमको पता करना है। 3 3 मिला और फिर 1 1 मिल गया। ठीक है, तो सबको लिख लेते हैं, इसीलिए HCF यानी वही मौस बराबर है क्या हो गया। देखिए 1 2 ले लेंगे, फिर इसमें से 1 2 ले लेंगे, फिर इसमें से 1 3 ले लेंगे और 1 ले लेंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि जोड़ा में से जो ही मिलेगा उसी को लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ठीक है, अब गुना कर दिए, 2 दूनी 4 तिया 12। तो देखिए मौसम 12 सेम सेम मिला आंसर, इसका भी और इसका भी। तो देखिए ये था भाग विधि, ये था गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसी को। अब इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग किसमें, तो भाग एल्गोरिदम में। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि 36 और 44 इसका मौसा कितना होगा, आप लोग निकाल के बताइएगा। ठीक है, दोनों विधि से आप लोग निकालिएगा। देखिए अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा कि कमेंट के जरिए, तब हम क्या करेंगे, उसको अलग से भाग विधि गुणनखंड विधि एक मजेदार क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसमें HCF LCM दोनों को ले लेंगे, जिससे आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम एकदम बेसिक से ले रहे हैं, आप लोग बस देख लीजिए। अगर नहीं समझ में तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको एक अलग से वीडियो ही बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी भाग एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अब लोग थोड़ा HCF के बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके। अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप सभी को भाग तो आता ही होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब देखिए हम इस भाग को क्या क्या करेंगे। देखिए हम लोग कोई भी चीज में जब भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आता है और कुछ ना कुछ शेषफल आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या A में भाग दिए हम किससे, B से, मान लीजिए कुछ आ गया हमको Q। ठीक है, और शेषफल आ गया क्या, R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर B क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाजक। A क्या कहलाएगा, भाज। क्या कहलाएगा, भाज। और Q क्या कहलाएगा, भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। R क्या कहलाएगा, शेषफल। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लोग एक सिंपल रूप में इसको सूत्र के रूप में क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल लिखते हैं, भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं कि नहीं। देखिए यही एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भाज A है बराबर भाजक क्या है, B है, भागफल क्या है, Q है, अब प्लस ये शेषफल क्या हो गया, R। यानी A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसमें एक बड़ा लॉजिक है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अब देखिए हम लोग जो A बराबर BQ प्लस R जाने, ठीक है, तो इसको हम लोग एक मतलब एग्जाम्पल की सहायता से हम इसमें से लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसमें थोड़ा हम एक उदाहरण से हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है, इससे हमको भाग देना है किसमें, 7 में। ठीक है, इसमें दीजिए 3 दूनी 6, कितना आया 1। अब ध्यान से देखिएगा, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं 2 और इस 6 में भाग देना है, 2 तिया 6, कितना आ गया 0। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये अभी हम लोग जाने ये क्या है, भाजक है। क्या है ये, भाजक। इसमें भी ये क्या हो गया, भाजक हो गया, कोनो दिक्कत। ये क्या हो गया, शेषफल, यानी शेष हो गया, ये क्या हो गया, शेष। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए हम जो अभी अभी भाग दिए, इसमें हम क्या देखें कि ये जो शेष है ये क्या रहेगा, हमेशा भाजक से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये हमेशा भाजक से छोटा, या नहीं तो ये भाजक के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, भाजक के बराबर। क्या हम देखें यहाँ से, इसीलिए हम उदाहरण लिए। देखिए ये हमेशा क्या रहेगा, यानी शेषफल हमेशा भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर देखिए भाजक के बराबर आ जाएगा तो फिर भी वो कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे देखिए ये भाजक के बराबर अगर है ये,
तो ये क्या हो गया, कट गया। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाजक से हमेशा शेष क्या रहता है, छोटा रहता है, या नहीं तो ये जो शेष है जीरो के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पर यही लॉजिक है। तो हम लोग देखिए शेषफल को यानी इस आर को क्या लिखते हैं, ये जो आर है ये जीरो से छोटा रहेगा, सॉरी जीरो से बड़ा रहेगा, या नहीं तो जीरो के बराबर रहेगा, लेकिन भाजक से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। यानी देखिए इसका मतलब जिधर मुंह फैला है इसका मतलब वो बड़ा, और जिधर मुंह सटका है इसका मतलब छोटा। मुंह सटका है मतलब आर क्या है, छोटा, किससे, तो भाजक से। इधर देखिए आर क्या है, जीरो के बराबर, ये जो नीचे वाला लाइन देख रहे हैं ये बराबर का हुआ, और ये क्या है, जीरो से बड़ा। तो हम लोग क्या जाने कि शेषफल जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर यानी तो जीरो से बड़ा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो इसको हम लिख दें, देखिए शेषफल जो है क्या, शेषफल जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा, परंतु क्या, भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए तो भाजक हम लोग बी को माने हैं ना, ये बी क्या है, भाजक है, इसीलिए हम लोग इस भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे, बी। यानी इस तरीके का आप लोगों को मिलेगा। अब ध्यान से देख लीजिए उसमें कि भाजक किसको वो माना है, तो वो यहाँ पर भाजक की जगह पर होगा, ठीक है। मान लीजिए ए माना होता भाजक तो ए हो जाता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों तो हम लोग अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए आप लोग इतना को अच्छे से पढ़िए, फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो उसमें एग्जाम्पल, HCF इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना है। तो इसीलिए एक क्लास को कम से कम 2 वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, आप लोग को हर एक चीज़ बताइएगा। अगर आप लोग को कहीं नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।